करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। हम देखने वाले हैं इसके जस्ट साइंस प्रैक्टिस सेट 39। अगर आपने अभी तक हमारा 38 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके जहाँ रेलवे साइंस के नाम से, आप वहाँ से जाके 38 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं ताकि आप इसका बाद में रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। मान लीजिए, बात को समझिएगा, अगर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, अगर ये वस्तु यहाँ से यहाँ नहीं आए तो क्या होगा? कुछ विस्थापन होगा। विस्थापन का मतलब होता है कि आप इस वस्तु को उठा के यहाँ रख दीजिएगा तो विस्थापन यही होगा, इतना दूर होगा। लेकिन ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और ये वस्तु यहीं पे रह जाए तो विस्थापन हमारा क्या होगा? होगा कुछ। विस्थापन कुछ भी नहीं होगा, विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात को मुझे आशा है कि बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी? देखिए, हमने आपको बताया है कि पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है? वर्क बट्टा टाइम, यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। ठीक है, अब देखिए m हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 40 की जो टाइम हमारे पास दिया है 10 सेकेंड, h हमारे पास 15 सेंटीमीटर में दिया है तो 15 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में बदल दें तो 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर को अगर हम कितना सीढ़ी चढ़ना है 50, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा? 15 गुना 50, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट होगा। लेकिन इस 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको अगर 100 से भाग दे देंगे तो 50 दूनी 100, यानी कि 15/2 हम h ले लेंगे। अब वर्ग बराबर क्या होता है? mgh, तो mgh/t, mm कितना है? 40 किलो, g आपका 10 होता है। h की बात की जाए तो 15/2 लें तो ये 15/2 और t आपका कितना है? तो t आपका 10 सेकेंड है गुना 10। 2 से ये 40 को 20 बार में काट देंगे, ये 10 से 10 बार में कट गया, यानी कि 15, ये 10, 2 से 40 को 20 बार में कट, 15 दूना 30, यानी कि 300 वाट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाएगा? यानी किसी भी पिंड के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? इसे हम आयाम कहते हैं। घूर्णन, तरंगदैर्घ्य, आवेग, आयाम। तो आयाम कहते हैं। क्या होता है कि मध्य बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ से विस्थापन की गणना हम करते हैं। जहाँ से मान लीजिए एक यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ से गणना करेंगे, अधिकतर विस्थापन होगा तो क्या होगा? उसे ही हम आयाम कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मध्य बिंदु जो है वहाँ से विस्थापन की गणना हम करें तो जहाँ पर विस्थापन का मान 0 होता है वहाँ से हम लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि प्रभावी लंबाई जो होती है लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र की बीच की क्या होती है? दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वगामी दबाव को हम क्या कहते हैं? उसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स या उत्प्लावन बल जो होता है। ठीक है, मान लीजिए पानी है, पानी में कोई वस्तु अगर तैर रही है, ठीक है, अगर उस पर नीचे से कोई
उत्पन्न कोई बल लगाते हैं, यानी उत्प्लावन बल उसे कहते हैं, ठीक है, या बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, दबाव को हम क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बॉइंट फोर्स को ही हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि, ऊनी कपड़े जाड़े में गर्म रखता है क्योंकि जो उष्मा का जो कुचालक होता है, ऊनी कपड़ा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि गर्मी में, ठंडी में हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग को गर्मी फील होता है, ठंडा नहीं लगता है। तो ये ऊन क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि, जब वायुमंडल में वायु ऊपर जाती है तो क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना उसका दाब क्या हो जाता है, दाब के कारण, यानी दाब क्या हो जाता है, दाब में कमी होने के कारण इसका प्रसार क्या होने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण प्रसार होता है, ठीक है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्रसार होने लगेगा, जिसके कारण जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा यह हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, द्रव्यमान भी कम होने लगता है, क्या होता है, द्रव्यमान भी कम होने लगता है। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि, बोतल कब टूटेगा, जब आप अधिक पानी डाल दीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल को देखिए, इसमें आपने पूरा नट्टी भर एकदम, इसका 1 इंच होता नहीं है, 1 इंच भी आपने पानी का जगह नहीं छोड़ा है। अब ये जब पानी इसमें पूरा भर जाएगा और जब ये बर्फ़ से ठंडा होगा तो जब बर्फ़ से क्या नाम है, बर्फ़ जब जम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फैलेगा। अब उसे फैलने के लिए जगह नहीं रहेगा तो ये बोतलवा को क्या कर देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा। यही होता है, मैक्सिमम यही होता है। हम ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। देखिएगा नीचे वाला जो एक्सपेंड होता है ना, नीचे भी एक्सपेंड होता है, ऊपर भी। अगर आपका नहीं होता तो बोतल तोड़ देता है। क्या होता है, पानी जमने पर फैलता है, बर्फ़ जो है, पानी जब बर्फ़ में जमता है ना तो फैलता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, बोतल टूट जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लोहे के हथौड़ों को धूप में रखा जाए तो इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा क्योंकि, लोहा के जो हथौड़ा है अगर आप उसे रखते हैं तो क्या होता है, लोहा क्या होता है, लोहा उष्मा का सुचालक होता है। जो सुचालक होता है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। लकड़ी क्या है, लकड़ी तो क्या नाम है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। तो ये ऐसी नहीं करेगा। तो लोहा क्या करेगा, लोहा जो होगा वो धूप को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब धूप को ऑब्जर्व करेगा तो अधिक गर्म होगा, तुरंत गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहा उसमें का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, थोड़ा सा डाउन करना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य या असत्य है। ए, कथन एक कह रहा है कि जल समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होता है और हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, देखिए हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है, क्या होता है, 331 या 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये तो हमारे पास 346 किलोमीटर कह दिया, तो ये तो गलत है। जल में कह रहा है कि जल में समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 1531 मीटर पर सेकेंड किसका, समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही आंसर, ये जो है जल में यानी समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन हवा में जो ध्वनि की चाल है वो 346 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये तो सही है, बी हमारा गलत है।
न तो ए है और न ही बी सत्य है। क्या हो जाएगा, केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम किसकी होती है? तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, यानी कि वॉयलेट जो होता है इसका सबसे कम होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि बैगनी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें रेड की, तो लाल जो होता है इसका तरंजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वेवलेंथ लाल का होता है। ठीक है, ठीक है, और बैगनी का सबसे कम होता है। अब आप समझ गए होंगे, विबग्योर को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह को क्या कहा जाता है? पोल या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल ध्रुव कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता क्या होगी? इस तरह के प्रश्न को हमने कई बार कहा है, कुछ नहीं करना है, 36 को ऊपर लिखिए, 320 प्लस 36 कर दीजिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 36/356, 36/356 गुना 100, यानी कि ये तो हो जाएगा 3600। 3600 को अगर आप 356 से भाग दीजिएगा तो ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, यानी कि 10.1% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? H2SO4, HCl, NGHOH ट्वाइस, CH3COOH, कौन सा भिन्न है? तो भिन्न की बात करें तो MgOH2 ये इन सभी से क्या है, भिन्न है, क्योंकि MgOH2 जो होता है ट्वाइस एक क्षार होता है, जबकि अन्य जितने भी विकल्प हैं ये क्या है, अम्ल हैं। तो ये क्षार है, ये अम्ल है, तो भिन्न हो गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अम्लीयता को दूर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो पीएच मान क्या दर्शाता है, नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, या किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन, या भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या दूध की शुद्धता का। तो पीएच मान क्या दर्शाता है, अम्ल या क्षार होने के लिए मूल्यांकन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 1 से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 अगर यहाँ पे दिया है तो 24 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। 32 की बात करें तो ये सल्फर का होता है, और 23 की बात करें तो ये सोडियम का होता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में क्या उपस्थित होता है? तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि चींटी में जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत युग्म का पता लगाएं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा, सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिल्ली, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी, मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील। असंगत यानी कि इन दोनों का मैच ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा, सल्फर और फास्फोरस माचिस की तिल्ली, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी, लेकिन मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल पीतल डैश का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या होता है? पीतल होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे एसएससी हर एग्जाम में ये पूछा गया। नेक्स्ट, डैश एस्केलेट लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। कौन जो है प्रतिक्रिया करता है? तो CaO प्लस H2O के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा, यानी ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो ये अभिक्रिया करता है कैल्शियम CaO, क्या करता है? CaO के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज, यानी जो अवस्था है ये सबसे छोटी है। तो एनाफेज जो होता है विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है एनाफेज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? यानी कि पाचक जो एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन या पेप्सिन। तो नहीं है कह रहा है। नहीं कौन है? ट्रिप्सिन, टॉयलिन, पेप्सिन, यानी कि गैस्ट्रिन जो है ये पाचन का एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से सही कथन क्या है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है, नहीं, यह लौह युक्त यौगिक जो है यह लौह युक्त यौगिक भी है। यह क्या है? यह लौह युक्त यौगिक भी है। ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन के ही द्वारा रक्त को लाल प्रदान मिलता है। तो ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि को एक मिनट थोड़ा सा डाउन करने दीजिए कि अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं जो डैश से बना होता है, यानी कि किससे बना होता है? तो अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं जो किससे बना होता है? वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां विरोध करते हैं किसको? यानी मुख के द्वारा जो आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं ये किसका विरोध करते हैं? ये अंडोत्सर्जन को विरोध करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है कि राइजाइड के लिए निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो राइजाइड के लिए इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियाँ होती हैं, या विभिन्न उत्तकों में बनी बहुकोषीय संरचना होती है, ये पौधों की सहायता से यह अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। देखिए राइजाइड जो होता है ये पौधों की सहायता से अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।